सब्सक्राइब कीजिए ग्लोबल मास्टर चैनल को, बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, आज हम एक करंट टॉपिक की बात कर रहे हैं जो काफ़ी आम चर्चा में था एक समय पर, ठीक है, जिसको नागरिकता संशोधन अधिनियम या CAA भी कहा जाता है, ठीक है। बात कर लेते हैं दोस्तों, ये काफ़ी चर्चा में था ये विषय, ठीक है। इसके बारे में समझते हैं क्या है ये। तो बात करें तो दोस्तों, हाल ही में केंद्र सरकार ने संसद को सूचित किया है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA 2019 के कार्यान्वयन में 6 महीने या उससे अधिक वक्त लगेगा, जबकि देशव्यापी नागरिक रजिस्टर NRC के बारे में निर्णय लेना अभी बाकी है। तो गृह मंत्रालय CAA के कार्यान्वयन के लिए नियमों को तैयार कर रहा है एवं गृह मंत्रालय ने लोकसभा अधीनस्थ कानून समिति से अप्रैल और राज्यसभा समिति से जुलाई तक का समय मांगा है। दोस्तों, बात कर लेते हैं यहाँ पे नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के बारे में, ठीक है, कि ये क्या है, ठीक है। तो चलो देखते हैं इसके बारे में। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम नागरिकता अधिनियम 1955 के प्रावधानों को बदलने के लिए लाया गया है। इसमें नागरिकता प्रदान करने से संबंधित कुछ नियमों में बदलाव किया गया है। नागरिकता संशोधन अधिनियम से बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए हुए धार्मिक अल्पसंख्यकों जैसे हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाइयों के लिए भारतीय नागरिकता हासिल करने का विकल्प खुल गया है। इस अधिनियम के मुख्य जो प्रावधान है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। नंबर 1 पे है आपका 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में आकर रहने वाले बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाइयों को अब अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। नंबर 2 है, इसमें यह भी व्यवस्था की गई है कि उनके विस्थापन या देश में अवैध निवास को लेकर उन पर पहले से चल रही कोई भी कानूनी कार्यवाही स्थायी नागरिकता के लिए उनकी पात्रता को प्रभावित नहीं कर सकेगी। नंबर 3 की बात करें तो जैसा कि विदित हो कि नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार नैसर्गिक नागरिकता के लिए अप्रवासी को तभी आवेदन करने की अनुमति है जब आवेदन करने से ठीक पहले 12 महीने से भारत में रह रहा हो और पिछले 14 वर्षों में से 11 वर्ष भारत में रहा हो। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में इस संबंध में अधिनियम की अनुसूची 3 में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है ताकि वे 11 वर्ष की बजाय 6 वर्ष पूरे होने पर नागरिकता के पात्र हो सके। नेक्स्ट नंबर की बात करें तो नागरिकता संबंधी उपरोक्त प्रावधान संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होंगे। इसके अलावा ये प्रावधान बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के तहत अधिसूचित इनर लाइन क्षेत्रों पर भी लागू नहीं होंगे। ज्ञात हो कि इन क्षेत्रों में भारतीयों की यात्राओं को इनर लाइन परमिट के माध्यम से विनियमित किया जाता है। वर्तमान में इनर लाइन परमिट व्यवस्था अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड में लागू है। दोस्तों, बात कर लेते हैं कि इनर लाइन परमिट क्या है, ठीक है। तो इनर लाइन परमिट एक यात्रा दस्तावेज है जिसे भारत सरकार अपने किसी संरक्षित क्षेत्र में निर्धारित अवधि की यात्रा के लिए अपने नागरिकों को जारी करती है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के लिए इनर लाइन परमिट कोई नया शब्द नहीं है। अंग्रेजों के शासनकाल में सुरक्षा उपायों और स्थानीय जातीय समूहों के संरक्षण के लिए वर्ष 1873 के रेगुलेशन में इसका प्रावधान भी किया गया है। औपनिवेशिक भारत में वर्ष 1873 के बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट में ब्रिटिश हितों को ध्यान में रखकर ये कदम उठाया गया था, जिसे आज़ादी के बाद भारत सरकार ने कुछ बदलावों के साथ कायम रखा है। फिलहाल पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्यों में इनर लाइन परमिट लागू नहीं होता है। वर्तमान में इनर लाइन परमिट व्यवस्था सिर्फ अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड में ही लागू है। जैसा कि नागरिकता अधिनियम 1955 अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने से प्रतिबंधित करता है, इस अधिनियम के तहत अवैध प्रवासी को ऐसी व्यक्ति के रूप में परिभाषित या डिफाइन किया गया है जैसा कि जिसने वैध पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेजों के बिना भारत में प्रवेश किया हो या जो अपनी निर्धारित समय सीमा से अधिक समय तक भारत में रह रहा हो,
ठीक है। जैसा कि विदित है कि अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आने वाले धार्मिक अल्पसंख्यकों को उपरोक्त लाभ प्रदान करने के लिए उन्हें विदेशी अधिनियम 1946 और पासपोर्ट अधिनियम 1920 के तहत भी छूट प्रदान करनी होगी, क्योंकि वर्ष 1920 का अधिनियम विदेशियों को अपने साथ पासपोर्ट रखने के लिए बाध्य करता है, जबकि 1946 का अधिनियम भारत में विदेशियों के प्रवेश और प्रस्थान को नियंत्रण करता है। दोस्तों, बात कर लेते हैं कि एनआरसी के बारे में। जो एनआरसी आपका नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स मतलब, ठीक है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स एक ऐसा रजिस्टर है जिसमें सभी वैध भारतीय नागरिकों का नाम शामिल किया जाता है। वर्तमान में असम एनआरसी की व्यवस्था वाला इकलौता राज्य है। वर्ष 1951 में पहली बार राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को तैयार किया गया था। दोस्तों, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट करंट टॉपिक था जिसकी चर्चा हमने बहुत पहले भी सुनी हुई है, ठीक है, जिसके बारे में हमने काफ़ी देखा भी है कि काफ़ी सारे सीए को लेकर प्रोटेस्ट भी हुए थे, ठीक है दोस्तों। तो ये बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है। दोस्तों, कैसा लगा आज का टॉपिक कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करिए और शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।